राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सास का अत्याचार। 8 महीने की गर्भवती बहू रसोई में गिरी तो सास ने ठंडी स्वर में कहा, यह तो खुद फिसली है। लेकिन दरवाजे पर खड़े अविनाश ने देखा, फर्श टूटा, भरोसा और छिपा हुआ सच एक साथ देख लिया। उस समय आशिका 8 महीने की गर्भवती थी। पेट इतना भारी हो चुका था कि बिस्तर से उठना भी किसी पहाड़ को धक्का देने जैसा लगता था। फिर भी वह सुबह से शाम तक घर का सारा काम करती थी। पैरों में सूजन, पीठ में जलन, कमर में खिंचाव, चक्कर, घुटन, सब कुछ उसके भीतर में एक साथ बस गया था। लेकिन उस बड़े पुराने घर में उसकी तकलीफ किसी को दिखाई नहीं देती थी। वहां सिर्फ एक बात मायने रखती थी, सास की इच्छा। यह घर राजस्थान के अजमेर के पास एक पुराने मोहल्ले में था, जहां लोग एक दूसरे को नाम से जानते थे, लेकिन किसी के घर की असली दीवारों के भीतर क्या चल रहा था यह कोई नहीं जानता था। घर पीढ़ियों पुराना था। आंगन में तुलसी चौड़ा, दीवारों पर हल्का उखड़ा हुआ चूना, लकड़ी के भारी दरवाजे और भीतर हर चीज पर परिवार की पुरानी प्रतिष्ठा का बोझ। आशिका का पति अविनाश एक निर्माण कंपनी में साइड सुपरवाइजर था। वह रोज अंधेरा रहते निकल जाता और अक्सर रात ढलने के बाद लौटा था। इसका मतलब था कि दिन भर आशिका अकेले रहती थी अपनी सास मृदुल देवी के साथ। मृदुल देवी ने शादी के पहले दिन से ही साफ कर दिया था कि आशिका उन्हें कभी पसंद नहीं आई। आशिका एक साधारण किसान परिवार की बेटी थी। उसके पिता गांव के स्कूल में चौकीदार थे। माँ ने सिलाई करके घर चलाया था। उधर अविनाश का परिवार शहर में इज्जत वाला माना जाता था। मृदुल देवी को लगता था कि आशिका ने उनके बेटे को अपने भोलेपन और गर्व के सहारे बांध लिया है। वह यह बात अविनाश के सामने कभी नहीं कहती थी, मगर जैसे ही घर में दोनों औरतें अकेली होती उनके शब्द जवाहर की तरह टपकते। वह आशिका को कभी बहू नहीं कहती थी, सिर्फ लड़की कहती थी। कभी परजीवी, कभी अपशगुनी, कभी निकम्मी। आशिका कई बार थक कर कुर्सी पर 2 मिनट बैठ जाती तो मृदुला देवी चीख उठती, माँ बनने से कोई रानी नहीं बन जाती। घर में खा रही हो तो काम भी करोगी। आशिका सब कुछ चुपचाप सहती रही। उसे लगता था कि बच्चा जन्म लेने के बाद शायद सब बदल जाएगा। शायद दादी बनने की खबर मृदुला देवी के भीतर कुछ नरम कर दे। शायद अविनाश सच जान पाए। शायद घर सचमुच घर बन जाए। यही शायद उसे हर दिन टूटने से बचाता था। उसे दोपहर अविनाश अभी काम पर था। आशिका रसोई में फर्श पोछा लगा रही थी। हवा भारी थी, सांसें लेना मुश्किल हो रहा था। पेट में बच्चा बार बार करवट बदल रहा था और कमर में ऐसी ऐंठन उठ रही थी कि वह धीमी खड़ी थी, नहीं हो पा रही थी। फिर भी मृदुला देवी ने उसे रुकने नहीं दिया। उन्होंने सुबह ही ताना मारा था, मेरे जमाने में औरत खेत में संभालती थी, बच्चा भी जानती थी और रोती नहीं थी। आशिका धीरे धीरे पीछे हटते हुए पोछा चला रही थी और डंडा हल्के से मृदुला देवी के तख्ते में छू गया। बस छुआ भर था, दर्द भी शायद नहीं हुआ होगा। लेकिन मृदुला देवी का गुस्सा जैसे इसी पल का इंतजार कर रहा था। अंधी हो गई है क्या, वह चीखी। आशिका घबरा कर पलटी। माँ जी, गलती से, बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मृदुला देवी ने उसके गाल पर इतना जोरदार तमाचा मारा कि उसका सिर एक तरफ झटक गया। आशिका का संतुलन डगमगाया, आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। उसने दीवार पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी मृदुला देवी ने पास रखी गंदे पानी की भरी बाल्टी उठाकर उसके ऊपर उछाल दी। एक ही पल में उसकी सारी चेहरा, पेट सब भीग गया। रसोई का चिकना फर्श गंदे पानी से भर गया। उसका पैर फिसला। वह जोर से धड़ाम से नीचे गिरते गिरते ही उसके पेट के भीतर जैसे कुछ फट गया। एक नुकीला जलता हुआ दर्द उसके शरीर को चीखता हुआ निकल गया।
उसने चीखने की कोशिश की मगर आवाज गले में अटक गई। अगले ही पल उसकी टांगों के बीच से गर्म तरल बहता महसूस हुआ। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसे समझने में एक क्षण भी नहीं लगा। उसकी थैली फट चुकी थी। वह फर्श पर पड़ी दर्द में तड़प रही थी। आंखों में आंसू बह रहे थे और उसके सामने मृदुला देवी खड़ी थी, बिना घबराहट, बिना पछतावे, बिना एक कदम बढ़ाए आगे। उल्टा उनके चेहरे पर घृणा थी। नाटक बंद कर, उन्होंने कहा, हर बात में दया चाहिए तुझे। उसी क्षण मुख्य दरवाजा खुला। अविनाश अंदर आया और रसोई के बाहर कदम रखते ही ठिठक गया। उसकी पत्नी आशिका फर्श पर पड़ी ही थी, भीगी हुई, कांपती हुई, दर्द से कराहती हुई। पास में गिरी बाल्टी, पोछा, गंदा पानी और उसके चेहरे का ताजा उभरा लाल थप्पड़ का निशान। और अगले ही पल जो होने वाला था उस पर यकीन करना नामुमकिन था। अविनाश कुछ सेकंड तक वहीं जड़ हो गया, मगर वे कुछ सेकंड आशिक को पूरी उम्र जैसे लगने लगे। फिर उसके अंदर जैसे कुछ टूट गया। वह दौड़कर आशिका के पास घुटनों के बल बैठ गया। उसने दोनों हाथों से उसका चेहरा थामा। उसकी उंगलियां कांप रही थी। आशिका, आशिका, आंखों खोलो। आशिका ने होठ हिलाए। मुश्किल से आवाज निकली, बच्चा अविनाश। बच्चा अविनाश की नजर नीचे गई। भीगे कपड़े, फर्श पर फैला पानी और उसके बीच बहता हुआ तरल देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत मोबाइल निकाला, एम्बुलेंस को फोन किया, पता बताया, बार बार कहा कि उसकी पत्नी 8 महीने की गर्भवती है और गिर गई है। उसकी आवाज में ऐसा डर था जिसे आशिका ने पहले कभी नहीं सुना था। फोन रखते ही वह धीरे से खड़ा हुआ और पीछे मुड़ा। मुर्दिला देवी अब भी वही थी, बाहें सीने और बंधी हुई थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यह सब कैसे हुआ? अविनाश ने कुछ धीमी आवाज में पूछा। मृदुला देवी ने बिना झिझक जवाब दिया, खुद फिसल गई। मैंने कितनी बार कहा इसे संभल कर चला करो, काम भी ढंग से नहीं होता इसे। अविनाश ने पहले फर्श देखा, फिर बाल्टी पर पड़ी बाल्टी, फिर आशिका का लाल गला, फिर माँ की आंखें। उसके चेहरे पर जो कठोरता आई वह आशिका ने शादी के बाद पहली बार देखी। माँ, वह बोला, सच बताइए आपको क्या किया? मृदुला देवी ने ताना मारा, तू भी अब इसी की बात मानेगा? यह लड़की शुरू से नाटक करती आई है, तुम्हें अपनी काबू में कर लिया है। इतने में बस अविनाश की आवाज पूरे घर में गूंज गई। आशिका ने दर्द के बीच भी सिर उठाकर देखा। यह वही आदमी था जो हर बार बात टाल देता था, जो कहता था माँ का स्वभाव ऐसा ही है, जो चाहता था कि घर की शांति बची रहे। लेकिन उस दिन उसके चेहरे पर शांति नहीं थी, सिर्फ गुस्सा, पछतावा और अविश्वास था। वह मेरे बच्चों की माँ है, उसने कहा, और आप उसे इस हालत में भी दोष दे रही हैं। मृदुला देवी का चेहरा तन गया। मैंने तुम्हें जन्म दिया है, पाला है, और आज तुम मेरे सामने इस लड़की के लिए खड़े हो? नहीं, अविनाश ने ठंडे स्वर में कहा, आज मैं उस सच के सामने खड़ा हूँ जिसे मैंने बहुत दिन तक देखने से इनकार किया। इतने में एम्बुलेंस वायरल गली में गूंज उठा। पड़ोसी दरवाजों से झांकने लगे। पैरामेडिक्स अंदर गए, आशिका को स्ट्रेचर पर रखा। वह हर संकुचन के साथ चीख से उठती थी। अविनाश ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। वह साथ चलना चाहता था, जैसे उसे छोड़ने से सब खत्म हो जाएगा। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर उसे ले गए। 32 हफ्ते, एक डॉक्टर ने तेजी से कहा, मॉनिटर लगाइए, तुरंत तैयारी कीजिए। अविनाश को बाहर रोका दिया गया। दरवाजा बंद होने से पहले आशिका ने सब एक बार उसे देखा। उसकी आंखों में डर था, अविनाश की आंखों में बिनती। घंटों जैसे किसी अंधेरी सुरंग में बीते। अविनाश कभी बैठता, कभी उठता, कभी फोन की गुर्दों में दबाता, कभी माथा पकड़ कर दीवार से लगा जाता। उसी इंतजार में उसे पहली बार याद आया कि आशिका ने कितनी बार बातों बातों में संकेत दिए थे। कितनी बार उसने कहा था कि माँ उसे आराम नहीं करने देती। कितनी बार वह रात में चुपचाप रोई थी। कितनी बार उसके चेहरे पर थकान से ज्यादा अपमान दिखा था।
और वह हर बार काम, तनाव और जिम्मेदारियों का बहाना लगाकर निकल गया था। उसे लगा अगर आज कुछ हो गया तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। आखिरकार सब कक्ष में एक हल्की, बहुत हल्की रोने की आवाज आई। अविनाश का दिल जैसे धड़कना शुरू भूल गया। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आई। चेहरा थका हुआ था पर आंखों में नरमी थी। बच्ची हुई है, उन्होंने कहा। समय से पहले जन्मा हुआ है, इसीलिए कुछ दिन निगरानी में रखना होगा। लेकिन अभी वह जीवित है और स्थिर है। अविनाश वही कुर्सी पर बैठ गया। उसके दोनों हाथ चेहरे पर चले गए। वह रो रहा था बिना आवाज के, जैसे अंदर जमा हुआ सारा बोझ एक साथ बाहर आ गया हो। जब उसे आशिका से मिलने दिया गया, वह बिस्तर पर बहुत कमजोर पड़ी थी। चेहरे पर पीलापन, आंखों के नीचे काले घेरे, होठों सूखे हुए। फिर भी जैसे ही उसने आशिका को देखा, उसकी आंखों में एक सवाल आया। बच्ची। अविनाश उसके पास बैठ गया, उसकी उंगलियां पकड़ लिया, माथा उसके हाथ पर रख दिया। मुझे माफ कर दो, उसने मुंह फुसफुसाकर कहा। मैंने देखा नहीं, मैंने समझा नहीं, मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। आशिका की आंखें भर आई। वो बहुत थकी हुई थी। आवाज में बोली, तुम्हारी गलती नहीं। लेकिन अविनाश ने सिर हिलाया। गलती मेरी भी है, क्योंकि मैं जान सकता था पर मैंने जाना नहीं। कुछ देर बाद नर्स एक छोटी सी बच्ची को पारदर्शी वार्मर से लेकर आई। वो बहुत नन्ही थी, जैसे हथेलियों में समा जाए। आंखें बंद, सांसें हल्की, उंगलियां इतनी पतली कि छूने की से भी डर लगे। आशिका की आंखों से आंसू बहने लगे। अविनाश उसे देखता रह गया, जैसे पहली बार उसे अपने जीवन का असली अर्थ दिखा हो। इसका नाम मीरा होगा, उसने कहा। आशिका ने धीमे से हामी भर दी। उसी रात आईसीयू के बाहर अविनाश ने एक फैसला कर लिया। अगले दिन वह घर लौटा। इस बार उसके हाथ खाली नहीं थे। दो बड़े सूटकेस, एक फाइल और चेहरे पर एक शक्ति जो मृदुला देवी ने पहले कभी नहीं देखी थी। उन्होंने दरवाजा खोला तो ठिठक गई। यह सब क्या है? अविनाश ने सीधा जवाब दे, यह मैं इस घर छोड़कर जा रहा हूँ। मृदुला देवी हंसी, मगर वह हंसी घबराहट में से भरी थी। गुस्से में हो, 2 दिन में ठीक हो जाओगे। नहीं, अविनाश बोला, मैं अस्पताल के पास एक छोटा फ्लैट किराए पर ले लिया है। आशिका और मीरा वहीं रहेगी, मैं भी वहीं रहूंगा। तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? उसकी आवाज तेज हो गई। मैं आपको नहीं छोड़कर जा रहा हूँ, उसने कहा। मैं अपनी पत्नी और बेटी को बचा रहा हूँ। मृदुला देवी का चेहरा बदल गया। अब गुस्से की जगह डर था। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। वह खुद फिसली थी। अविनाश ने फाइल खोली। उसमें अस्पताल की रिपोर्ट, डॉक्टर की टिप्पणी और पड़ोस की काम वाली का लिखा बयान था। उसने बताया था कि मृदुला देवी अक्सर अविनाश के घंटों काम करवाती थी, डांटती थी, और उस दिन भी उसने चीखने की आवाज सुनी थी। एक पड़ोसी ने भी कहा था कि उसने थप्पड़ की आवाज सुनी। सच छिप नहीं रहा, माँ, अविनाश ने कहा। और अब मैं इसे छिपाने वाला नहीं हूँ। मृदुला देवी कुछ पल तक उसे देखती रही, फिर बोली, एक औरत आई और एक बेटा छीन गया। अविनाश की आंखें ठंडी हो गई। नहीं माँ, आपका बेटा उस दिन छिन गया था जिस दिन आपने मेरी पत्नी को इंसान समझना छोड़ दिया था। वह मुड़ा, सूटकेस उठाए और बिना पीछे देखे बाहर निकल गया। 3 हफ्ते बाद मीरा को अस्पताल से छुट्टी मिली। वह अब भी छोटी सी, नाजुक थी, मगर उसकी पकड़ मजबूत थी, जैसे दुनिया से कह रही हो कि वह हार मानने नहीं आई। नया घर बहुत साधारण था। 2 छोटे कमरे, एक रसोई, खिड़की से दिखती सड़क और छत पर कबूतर। वहाँ न पुरानी शानो शौकत थी और न भारी फर्नीचर, न परिवार की विरासत का दबाव। लेकिन वहाँ पहली बार सुकून था। पहली रात अविनाश ने खुद पालना जोड़ा, फिर मीरा को गोद में लेकर धीरे धीरे झुलाने लगा। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी। आशिका बिस्तर पर टेक लगाकर उन्हें देख रही थी। उसके चेहरे पर अभी भी दर्द के निशान थे, मगर दिल में पहली बार डर से ज्यादा राहत थी। मैं एक वादा करता हूँ, अविनाश ने धीरे से कहा। अविनाश ने पूछा, क्या? उसने मीरा को देखा।
फिर आशिका की तरफ देखा। यह बच्ची ऐसे घर में बड़ी होगी जहाँ किसी की आवाज दूसरे को तोड़ेगी नहीं, जहाँ कोई औरत अपमान सहकर चुप नहीं रहेगी, जहाँ प्यार अहंकार से बड़ा होगा। आशिका की आंखें भर आई। उसने हाथ बढ़ाकर अविनाश का हाथ थाम लिया। खिड़की के बाहर रात शांत थी, अंदर मीरा की हल्की सांसें थी। उस सन्नाटे में आशिका ने पहली बार महसूस किया, रसोई उसका गिरना सिर्फ अंत नहीं था, वह एक सच का जन्म था। जब एक घर के टूटने के साथ दूसरे घर की शुरुआत थी। जिस हादसे ने उसकी दुनिया छीन लेने की कोशिश की थी, उसी ने उसे एक नई दुनिया दे दी, छोटी साधारण मगर सुरक्षित। और कई बार जिंदगी इसी तरह न्याय करती है, पहले सब कुछ गिराकर फिर वही से नया आसमान खड़ा करके। तो दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। क्या सास ने जो किया वो सही था? अगर बातें अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं ऐसे नई कहानी के साथ। धन्यवाद।